हाय बच्चों। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है मटेरियल अराउंड अस, यानी हमारे आसपास की सामग्री। जैसे कि हम जानते हैं कि इस सृष्टि में या फिर इस ब्रह्मांड में अलग अलग मटेरियल्स की चीजें बनी हुई है। जैसे कुछ प्लास्टिक की है, कुछ स्टील्स की हैं, कुछ जैसे कुछ पत्थर हो गए, पत्थर भी अलग अलग तरीके के मटेरियल के बने हुए हैं। ठीक है। लकड़ियां हो गई, लकड़ियां अलग अलग होती हैं। ठीक है, हर एक चीज अलग अलग मटेरियल से बनी हुई है। जैसे कि पेन होती है वो प्लास्टिक से बनी हुई होती है। ठीक है। कुछ बुक्स होती हैं वो अलग कागज से बनती है। ठीक है, तो ये सब चीजें बनी हुई है, अलग अलग मटेरियल से बनी हुई है। ठीक है, तो इन्हीं को हमें समझना है, पढ़ना है। इन्हीं के पीछे जो विज्ञान यूज होता है वो हमें इस चैप्टर में समझना है। ठीक है, तो हम ये चैप्टर पढ़ते हैं। क्या होता है, दो भाई बहन होते हैं। ठीक है, हमारे आसपास की वस्तुओं का अवलोकन। हमारे आसपास की वस्तुएं, दो भाई बहन होते हैं। ठीक है, वो अब जो होती है, ये दो भाई बहन है। एक का नाम है घुलन जो लड़का है, और लड़की का नाम है शीत। ठीक है, शीत घुलन से पूछती है कि आज तुम स्कूल में क्या मतलब स्कूल में क्या क्या लाए हो। ठीक है, शीत पूछती है कि तुम आज कक्षा में क्या क्या लाए हो। तो वो क्या कहता है, मैं आज क्या लाया हूँ, एक नोटबुक लाया हूँ। ठीक है, और शीत कहती है मैं एक पेन और एक नोटबुक लाई हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या बातचीत होती है इनके बीच में, जैसे कि इन्होंने क्या, अब इन्होंने ध्यान, वह उनका ध्यान दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं की ओर आकर्षित करती है। मतलब वो सोचती है कि आजकल हम कितनी चीजों को यूज करते हैं। मैं स्टील की बोतल ले जाती हूँ। ठीक है, कोई प्लास्टिक की बोतल लाता है। मेरे पास प्लास्टिक वाली पेन है जो जिसका कवर प्लास्टिक से बना हुआ है। ठीक है, उसका टिप लोहे का बना हुआ है ना। मेरे पास एक नोटबुक है। ठीक है, उसमें पेपर से कागज। तो वस्तुएं एक दूसरे से किस प्रकार सामान्य आकार में भिन्न हो सकती हैं, या फिर जैसे कि किस तरह भिन्न हो सकती है चीजें, एक साइज में हो सकती है, कलर्स में हो सकती है। ठीक है, उनके रूप में हो सकती है। ठीक है, रंग में हो सकती है। हाँ, आकार में हो सकती है या रंग में। क्या है, जब आप उन्हें स्पर्श करते हैं तो कैसा अनुभव होता है। क्या उनमें से कुछ वस्तुएं अन्य वस्तुओं से भारी, कुछ क्या होती है भारी होती है, कुछ क्या होती है हल्की होती है। सभी वस्तुएं किसी ना किसी सामग्री से बनी हुई होती है, जैसे कागज, लकड़ी, है ना, ये सब। तो इससे हमें क्या पता लगता है, ये सब चीजें पता लगती है कि मटेरियल कैसे, उनकी प्रॉपर्टीज कुछ कुछ अलग होती है, कुछ कुछ उनके मतलब हर एक चीज अलग होती है। अब क्या करते हैं, मान लो आपको एक क्रियाकलाप है जिसमें अवलोकन करना है। मान लो आपने एक पेन उठाई, एक बुक उठाई, एक बॉटल है आपके पास, आपका बैग है। आपको ये सब नोटबुक में लिखना है कि आपने क्या क्या लिया, और उसका वो करना है कि वो सामग्री किससे बनी है। जैसे बैग आपका कपड़ों से बना हुआ है ना। पेन आपका जो कवर है वो प्लास्टिक से बना हुआ है, उसका टिप जो है वो लोहे से बना हुआ है। ठीक है, तो ये सब क्या करना है, आपको अवलोकन करना है। ठीक है, अब एक ये कहानी है। ठीक, कहानी में भी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले प्राचीन मिट्टी के बर्तन 7 से 8 हजार वर्ष पूर्व है। गंगा के मैदान और बलूचिस्तान में पाए गए लगभग 4 हजार सामान्य सवत पूर्व सिंधु सरस्वती मैदान के कई क्षेत्रों में चौक घुमाकर बनाए गए मिट्टी के बर्तनों का निर्माण रंगाई विविध रंगों के सुरक्षात्मक सजावट लेप का अनुप्रयोग सजावटी पेंटिंग इत्यादि तकनीकों विकसित हुई। यह तकनीक हड़प्पा सभ्यता सामान्य सभ्यता के दौरान भी परिक्राष्ट हुई। मतलब पहले क्या मिट्टी की चीजें बनाई जाती थी, उन पे पेंटिंग करा जाता था, मिट्टी के घड़े थे, ऐसी चीजें बनाई जाती थी जिन्हें घर पे रखा जा सके सजावट के लिए। ठीक है, ये सब बताया। हडिया, थाली, कटोरी और अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए उपयोग में लाई गई मिट्टी का सावधानी पूर्वक चुनाव कर उसे साफ किया जाता था। पहले साफ करते हैं, फिर छलनी से छान कर गूंद लिया जाता है, जैसे आटा गूंदते। ठीक है, उसे एक चौक में घूमते पहिए के आकार पर, देखा होगा आपने जब घड़े बनते हैं कहीं ना कहीं, कि एक ऐसा टायर रहता है। ठीक है, पहिया रहता है, उसके ऊपर क्या रहता है, एक चक्का रहता है जो घूमता है, ऊपर पे मिट्टी लगाते हैं और उसको क्या शेप देते हैं। ठीक है, वैसा। तो ये सब क्या है, ये बनाया जाता है। ठीक है, इन बर्तनों का उपयोग भोजन पकाने के लिए, अनाज रखने के लिए, तेल रखने के लिए, या बड़े बड़े अनाजों के कुछ रखने के लिए किया जाता है। कभी कभी शो पीस के लिए किया जाता है आजकल। ठीक है, तो ये एक इंफॉर्मेशन थी जो हमने देखी। ठीक है, वस्तुओं को समूह में कैसे बांटे, मतलब किन चीजें कैसी हैं वो कैसे बांटे। ठीक है, इसका एक अवलोकन दिया है। ये जैसे कि बहुत सारी चीजें, कुछ प्लास्टिक के, कुछ ये जैसे कि बॉल क्या है, ये बॉल लेदर की है। ये बॉल, ये जो है की चेन है। ठीक है, मान लो अगर एक बॉल देता है प्लास्टिक, जैसे कि ये जो है, कहीं मान लो बॉल दी रबड़ की। ठीक है, तो रबड़ की बॉल कैसी है, रबड़ की बॉल का साइज क्या है, लेदर की बॉल का साइज क्या है, ये क्या है, या फिर ग्लास स्टील का है, कोई ग्लास रखा होगा मान लो
कुछ कांच की चीज रखी तो कांच की है, चम्मच स्टील की है, नोटबुक का शेप क्या है, ठीक है, स्केल लकड़ी से बनी हुई है, कुछ स्केल बनी हुई है कांच से, ठीक है। तो इस तरह इन चीजों का अवलोकन करना है, तो ये आप अपनी क्रियाकलाप में देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि एक वस्तु भिन्न विभिन्न सामग्रियों से बनाई जा सकती है और कुछ सामग्री का उपयोग विभिन्न वस्तुओं के लिए बनाने के लिए किया जा सकता है। जैसे कि जो पेन होती है उसका जो टिप होता है, पेन का जो टिप होता है वो किसका होता है, इस लोहे का होता है, ठीक है, लोहे जैसे का होता है। और जो उसका बॉडी पार्ट होता है, ठीक है, बॉडी इस चीज की होती है, बॉडी होती है प्लास्टिक की, ठीक है। तो ऐसी भी चीजें होती है। वस्तुओं का समूह में व्यवस्थित करने को वर्गीकरण कहलाती है। मतलब वस्तुओं को एक उसमें एक एक स्पेसिफिक व्यवस्थित करना, ठीक है, वो क्या होता है, वर्गीकरण। वर्गीकरण यानी होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन वस्तुओं को उनके एक समान गुणों के आधार पर समूह में वर्गीकरण करा जा सकता है। इसी प्रकार से हम कुछ गुणों के आधार पर सामग्रियों का वर्गीकरण कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर, ये वस्तु ऐसी है, ठीक है। अब नेक्स्ट, कपड़ों से बने गिलास का उपयोग जल रखने के लिए क्यों नहीं किया जा सकता, ठीक है। कि ऐसा क्यों नहीं होता कि कपड़े के गिलास क्यों नहीं होते, अभी हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। गिलास बनाने के लिए आवश्यक सामग्री में जल धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। क्या लिखा है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर गिलास में पानी भरना है तो उसमें क्या क्षमता होनी चाहिए, जल धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे स्टील ग्लास में होती है, ठीक है, कांच की गिलास में होती है, ठीक है, मेरा कांच के गिलास में होती है, ठीक है, स्टील गिलास में होती है, कुछ प्लास्टिक के गिलास होते हैं। पर क्या कपड़े का गिलास आपने देखा है कभी, ऐसा क्यों नहीं होता है कि कपड़े का गिलास में होता, क्योंकि कपड़े एक अलग मटेरियल है जिसमें से पानी क्या हो जाता है, पार हो जाता है, ठीक है। इसीलिए बस यह कैसे निर्धारित किया जाए कि किसी वस्तु को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। अब आप ये कैसे पता लगाएं कि उसी सामग्री का उपयोग उस वस्तु को बनाने के लिए किया जाए। हम किसी वस्तु को बनाने के लिए सामग्री का चयन उसके गुणों और उसके प्रयोजन के आधार पे करते हैं। मतलब गुण यानी उसकी क्वालिटीज क्या है, ठीक है, और उसका प्रयोजन यानी उसका यूज क्या है, ठीक है। क्या प्लास्टिक वाटर होल्ड कर सकता है, कर सकता है, तो उसकी गिलास बन सकते हैं। ग्लास वाटर होल्ड कर सकता है, कर सकता है, तो उसकी गिलास बन सकते हैं। पर क्या एक कपड़ा कर सकता है, नहीं कर सकता, तो उसके गिलास बन सकते हैं क्या, नहीं बन सकते। कागज वाटर को होल्ड कर सकता है क्या, नहीं, तो उसके गिलास बन सकते हैं क्या, मुश्किल है। आजकल बनते हैं पर एकदम ऐसे नॉर्मल जो अपनी बुक्स के कागज होते हैं उसका बनता है क्या, नहीं बनता है, ठीक है। हम किसी वस्तु के विभिन्न भागों को बनाने के लिए भिन्न भिन्न सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पेन, मैंने पहले बता चुका हूं, प्लास्टिक, धातु होती है कोई, और स्याही होती है, ठीक है। तीन अलग अलग चीजें हैं या तीन अलग अलग मटेरियल हैं, ठीक है। विभिन्न खेलों की गेंद बनाने के लिए भिन्न भिन्न सामग्री का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि कुछ क्रिकेट की गेंद होती है, ठीक है, मान लो अगर क्रिकेट की गेंद है तो वो किसकी होती है, लेदर की होती है। अगर वो कुछ क्रिकेट की गेंद प्लास्टिक की होती है जो बच्चे खेलते हैं, ठीक है। टेनिस जो गेंद होती है वो रबड़ की होती है। क्या क्रिकेट की गेंद का उपयोग टेनिस खेलने में किया जा सकता है, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, रबड़ की अगर आपको टेनिस खेलना है तो उसको क्या चाहिए, आपके लिए चाहिए उसमें क्या हो, वो क्षमता है ना, उसमें वो गुण होना चाहिए कि वो बाउंस कर सके, ठीक है। उसमें बाउंस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। पर क्या लेदर की बॉल ज्यादा बाउंस कर सकती है, नहीं कर सकती। अगर हम एक बिल्डिंग पे जाए, ठीक है, ऊपर जाए एक बिल्डिंग के, ठीक है, ये बिल्डिंग के मैं मान लो मैं ऊपर खड़ा हूं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से लेदर की बॉल फेंकूं और एक मैं रबड़ की बॉल फेंकूं, ठीक है, तो कौन सी ज्यादा तक बाउंस करेगी, रबड़ की बॉल ज्यादा बाउंस करेगी, जबकि लेदर की बॉल एक दो बाउंस करके ही क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि आप उस मटेरियल से कौन सी चीज बना रहे हैं, ठीक है, और किस चीज से खेल रहे हैं, मान ली, ठीक है। अब जैसे कि मान लो लेदर की बॉल बहुत हार्ड है, तो उसके लिए कौन सा बैट यूज किया जाता है, लकड़ी का बैट यूज किया जाता है। टेनिस के लिए कौन सा बैट यूज किया जाता है, वो रैकेट वाला बैट यूज किया जाता है। तो ये डिफरेंस है, ठीक है, जालियों वाला बैट। ये तीन गेंद है, जैसे टेनिस की गेंद क्या होती है, रबड़ की होती है। हस्त व्यायाम की गेंद क्या होती है, एकदम सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट फॉर्म की बनी होती है, ठीक है। जैसे हम दबाते स्ट्रेस आता है तो देखा होगा आपने लोगों को, जब स्ट्रेस करते हैं तो वो ऐसे हस्त बॉल का यूज करते हैं, ठीक है, हस्त व्यायाम की बॉल का, इसको स्ट्रेस बॉल भी कहते हैं। क्रिकेट की गेंद लेदर गेंद होती है, ठीक है, ये भी अलग। तो गेंद उछाल कितना उछाल, टेनिस की गेंद कितना उछाल लेती है, क्रिकेट की गेंद कितना उछाल लेती है, आप लिख सकते हैं। मान लो बाउंस पे लिख सकते हैं कि टेनिस की गेंद ने 15 बाउंस लिए, क्रिकेट की गेंद ने 5 बाउंस लिए या 2 बाउंस लिए, व्यायाम की गेंद ने कितने बाउंस लिए,
ठीक है, या फिर कोई और अन्य बॉल भी आपको दिखे तो। खेल की गेंदों को अन्य गुणों पर कक्षा में चर्चा करें, जैसे कि उनका आकार, उनका रंग, गठन, यानी कितनी कठोर है कितनी मुलायम है। जैसे लेदर क्या होता है, कठोर होता है, रबड़ उससे कम कठोर होता है, पर जो हस्त बॉल होती है ना, जो स्ट्रेस बॉल होती है, वो बहुत सॉफ्ट होती है। ठीक है, ये समझने का प्रयास करें कि किसी विशिष्ट खेलों के लिए उपयुक्त प्रत्येक गेंद निश्चित सामग्री से क्यों बनी होती है। इसका इस चित्र का अवलोकन करना है और वस्तुओं के साथ यथासंभव विभिन्न विधियों का समूह वर्गीकरण करें। अब जैसे कि ये जो इमेज दिख रही है, इसमें हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, पेयर बना सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर मैं ट्रायंगल्स की बनाऊं तो एक ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, और कोई ट्रायंगल दिख रहा है, तीन ट्रायंगल है। ठीक है, ये एक ट्रायंगल में को अलग दिख रही है, चार ट्रायंगल, चार ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। अगर मैं कलर के हिसाब से बनाता, मान लो अगर मैं क्लासिफिकेशन करूंगा कलर के हिसाब से, ठीक है, मान लो मुझे सिर्फ कलर कलर देखना, तो पिंक कलर ये है, एक ये पिंक कलर है, ये पिंक है, ये पिंक है। अब येलो देखना तो ये येलो, ये येलो, ये येलो और ये येलो। या फिर ब्लू देखना है तो ब्लू ब्लू ब्लू। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, शेप में, साइज में। आपने इन वस्तुओं का उनके आकार, रंग, जिस सामग्री से वे बनी है, उस आधार पर समूह में वर्गीकरण किया होगा। हमने सीखा कि वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, मतलब उनकी क्वालिटीज, तो उनका क्या किया जाता है, उनका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए, उदाहरण में क्या ले सकते हैं, घर की रसोई में हम सामान्यतः एक जैसे बर्तन को एक साथ रखते हैं, जैसे स्टील के बर्तन साथ साथ रखते हैं। इस प्रकार एक पंसारी सामान्यतः सभी प्रकार के मसाले एक कोने में रखता है, दालें और अनाज दूसरे कोने में रखता है। ठीक है, क्या करता है, एक शॉप वाला रहता है वो अनाज एक जगह रखता है और मसाले अलग जगह रखता है। आप किसी भी दवा की दुकान पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि दवाओं को रखने की व्यवस्था कैसी की गई है। मतलब आप किसी शॉप पे जाएंगे ना मेडिकल की, तो वहां पे आपको पता लगेगा कि बुखार की गोलियां अलग रखी हुई, उससे रिलेटेड इशू के लिए अलग, डायबिटीज के लिए जो गोलियां वो अलग रखी हुई, ऐसे क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो पीने वाली ड्रिंक्स है, गोलियां वो अलग रखी हैं, खाने वाली अलग रखी है, या फिर एमजी के हिसाब से, दो ज्यादा पावर की वो एक साइड रखी, कम पावर की वो एक साइड रखी। इस तरह क्लासिफिकेशन कर सकते हैं या फिर वर्गीकरण कर सकते हैं। सामग्रियों के विभिन्न गुण क्या है, ठीक है, उनके गुण क्या, उनकी क्वालिटीज क्या है। सामग्रियों के स्वरूप का अवलोकन करें और पहचाने, उनको समझें और देखें, उनको पहचाने कि वो क्या क्या चीज है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इससे। विभिन्न सामग्रियों में निर्मित वस्तुएं प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखती हैं। ठीक है, विभिन्न सामग्रियों से निर्मित वस्तुएं प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखती है। बिना पॉलिश की हुई ताजी कटी हुई लकड़ी का स्वरूप लोहे से बिल्कुल भिन्न होता है। ठीक है, लोहे और लकड़ी का, वही लोहे या तांबे या एल्यूमिनियम से भिन्न दिखता है। तथापि लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती है जो उन्हें लकड़ी से अलग बनाती है। जैसे कि ये तीनों क्या है, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, मेटल, पर लकड़ी क्या है, लकड़ी अलग मटेरियल है। ठीक है, अब ये तीनों में भी अलग हो सकता है, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, इनका शेप अलग हो सकता है, कौन हार्ड होता है, कौन सॉफ्ट होता है थोड़ा, कौन जल्दी मुड़ जाता है, कौन नहीं मुड़ता है। इस पे भी अपन क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। आइए वस्तुओं को अलग अलग छांटने का प्रयास करते हैं। कागज, गत्ता, लकड़ी, चौक, तांबे के तार, एल्यूमिनियम और पन्नी, पीतल, कांच, स्टील इत्यादि से बनी किन्हीं वस्तुओं के छोटे छोटे टुकड़े एकत्रित करें। अपने द्वारा एकत्रित की गई वस्तुओं को देखें, क्या इनमें से कोई भी वस्तु प्रकाश पड़ने पर चमकती है। अपन लाइट के हिसाब से भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने 8-10 चीजें ले ली, अब हर एक पे क्या प्रकाश पड़ते हैं, जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है, मतलब चमकती है क्या वो। मान लो रिफ्लेक्शन तो आपको आगे आएगा, पर क्या वो रिफ्लेक्शन तो आपको आगे आएगा, पर क्या वो चमकती है। ठीक है, लकड़ी चमकेगी नहीं चमकेगी, पर अगर मैंने उस पर पॉलिश मार दिया तो थोड़ी चमकेगी। ठीक है, कांच चमकता है, स्टील थोड़ा चमकता है, मतलब चमकता है। ठीक है, रंग और ध्यान देने अन्य विशेषताएं, जैसे कि उसका रंग क्या है, उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, तो इस पे भी अपन क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जिन सामग्रियों की सतह प्राय प्राय चमकदार होती है, उनका स्वरूप घुतिमय यानी चमकदार होता है। ठीक है, जिनकी सरफेस चमकदार होती है, ठीक है, उनको घुतिमय यानी चमकदार होता है। चमक वाली ऐसी सामग्री सामान्यतः धातु होती है। क्या होती है, धातु यानी मेटल होती है। धातुओं के उदाहरण में लोहा, तांबा, जस्ता, एल्यूमिनियम, सोना इत्यादि सम्मिलित है। ठीक है, ये क्या है, मेटल से सब। तथापि कुछ धातुएं हवा और नमी के प्रभाव के कारण अपनी चमक खो देती है।
ये मलिन एवं मतलब जब उन पे हवा और मिट्टी लगती है तो वो क्या करती है, वो अपनी चमकवाने वाली शक्ति खो देती है। क्या सभी चमकदार वस्तु धातु होती है? जरूरी नहीं है। मान लो मैंने लकड़ी में पॉलिश कर दिया तो क्या वो एक धातु है? नहीं है। केवल उन्हीं ताजी कटी हुई सतहों पर ही चमक देखते हैं। सामग्री वह होती है जिनमें सतह चमकदार नहीं होती, मतलब जिनकी सतह चमकदार नहीं होती वो क्या होती है? घ्रुतिहीन, मतलब चमकहीन होती है। घ्रुतिहीन सामग्रियों के कुछ उदाहरण कागज, लकड़ी, जूट, रबड़ इत्यादि हैं। ठीक है, रबड़ कभी चमकता है क्या? नहीं। जूट नहीं, लकड़ी नहीं। एक पुरानी कहावत है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। आपने ये बहुत बार सुना होगा कि हर चमकने वाली चीज क्या होती है? सोना नहीं होती है। तभी चमकदार सामग्रियां धातु नहीं होती। कुछ सामग्रियों की सतह को पॉलिश करके चमकदार बनाया जा सकता है, जैसे मैंने अभी बताया था कि कुछ चीजों को चमकदार नहीं है पर पॉलिश करके कर सकते, चमकदार बना सकते हैं। जबकि कुछ अन्य को प्लास्टिक, मोम या किसी अन्य पदार्थ से पतली परतों लेपित किया जाता है जिससे वो चमकदार दिखती है। तो किसी किसी से क्या किया जाता है? किसी किसी में प्लास्टिक की एक परत लगाई जाती है, मोम की या किसी अन्य मटेरियल की कि वो चमकदार बने। कौन सी सामग्री कठोर होती है? कौन सी सामग्रियां कठोर होती हैं? मतलब कठोर कौन सी सामग्रियां कठोर होती है? कठोर यानी हार्ड। क्या होती है? हार्ड होती है। कौन सी चीजें हार्ड होती है? जब आप विभिन्न वस्तुओं को अपने हाथों से संपीड़ित करते दबाते हैं, जब आप किसी चीज को दबा के देखते हैं, जैसे लेदर की बॉल को दबाएंगे तो दबेगी क्या? नहीं दबेगी। रबड़ की बॉल को थोड़ी दबेगी। सॉफ्ट जो स्ट्रेस बॉल होती है वो बहुत ज्यादा दब जाएगी, क्योंकि वो तीनों अलग अलग मटेरियल से बनी हुई है। ठीक है, तो पत्थर जैसी सामग्रियों को दबाने कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य सामग्री जैसे रबड़ आसानी से दबाया जा सकता है। धातु की एक चाबी ले और उसे लकड़ी के टुकड़े, एल्यूमिनियम, पत्थर या कील, मोमबत्ती, चौक या किसी भी अन्य सामग्री की बनी हुई वस्तु की सतह पर खरोच कर प्रयास करें। क्या कुछ सामग्रियां दूसरों की तुलना में अधिक आसानी से खरोची जा सकती हैं? ठीक है, किसी कोई कोई चीज आसानी से खरोची जा सकती है। जिन सामग्रियों को आसानी से दबाया या खरोचा जा सकता है वह नरम होती है। ठीक है, जबकि अन्य सामग्री जिनको नहीं कठिन होता वो क्या होती है? कठोर होती है ना, हार्ड और नरम यानी सॉफ्ट होती है। तथापि यह गुण सापेक्ष है कि उदाहरण के लिए रबड़ स्पंज से कठोर है, मतलब जो रबड़ वो क्या है? हार्ड है। पर किससे हार्ड है? फॉर्म से हार्ड है। ठीक है, अगर कोई फॉर्म होगा, ठीक है, वो स्ट्रेस बॉल होगी। ठीक है, स्ट्रेस बॉल से हार्ड है। पर क्या रबड़ से हार्ड कुछ है? हाफ कॉस मेटल है। मेटल्स में भी और चीजें जो कुछ कुछ मेटल एक दूसरे से हार्ड और सॉफ्ट है। ठीक है, तो वो आप ये चीजें आगे पढ़ोगे। ठीक है, ये कुछ चीजें ये अपन को लिस्ट दिए, ईट, जल की बोतल, तकिया, गिलास। अब इसमें बताना है कौन सी कठोर है और नरम है, और सामग्री क्या है, वो कैसे बनाई जाती है। ठीक है, जैसे कि ईट है, ईट है पकी हुई मिट्टी से बनी हुई। ठीक है, तो ऐसे ही आपको एक बार अवलोकन करना है घर जाके और देखना है, सर्च करना है। नहीं मिलता है तो किस पे सर्च करना है? फोन पे एक बार देखना है। आपने अवलोकन की तुलना अपने मित्रों के अवलोकन से करे। ठीक है, चमक कौन सा चमक रहा है, कौन सा कठोर है, रंग क्या है, शेप क्या है, इस पे भी आप एक बार डिस्कस कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। उन सामग्रियों का पता लगा है जिनके आर पार देखा जा सकता है, और वह सामग्री किन जिनके आर पार हम नहीं देख सकते। घुलन, शीत और सारा अपने दोस्तों के साथ लुका छुपी खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? हाइड एंड सीक खेल रहे थे। एक दीवार के पीछे छुप जाती है। ठीक है, शीत बगीचे में एक पेड़ के पीछे, जबकि सारा फ्रॉस्टेड कांच के दरवाजे के पीछे छुप जाती है, जहां से धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, के पीछे छुप जाती है। शीत का छोटा भाई घर की कांच की खिड़की से सब होते हुए देख सकता है। जिसकी सामग्री के आर पार देखा जा सकता है वह पारदर्शी होती है, मतलब जिसके आर पार आप देख सकते हो। ऐसे कांच होते हैं या फिर ऐसी चीज हो जिसके आप आर पार देख सकते हो, उसको कहते हैं पारदर्शी। कहते हैं पारदर्शी, वो कहते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है, कांच, जल, वायु, सेलोफेन कागज इत्यादि पारदर्शी की सामग्रियां हैं। घुलन, शीत, सारा छिपने के इन स्थानों को क्यों चुना? क्या आप सोचते हैं कि शीत के भाई के लिए शीत को और उसके मित्रों को अपने घर की बंद लकड़ी की खिड़की से देखना संभव होगा? अधिकांश सामग्री ऐसी है जिनके आर पार आप नहीं देख पाते। इन सामग्रियों को अपारदर्शी कहा जाता है। मतलब जो जिनके पार आप नहीं देख सकते उसको क्या कहा जाता है? अपारदर्शी। इसको इंग्लिश में कहते हैं ओपेक्यू। ओपेक्यू, ठीक है, जिसके पार नहीं देखा जा सकता। जैसे लकड़ी हो गई, गत्ता हो गया, ईंट की दीवार हो गई। अधिकांश सामग्री
ऐसी है जिनके आर पार आप देख नहीं पाते, इन सामग्रियों को ओपेक्यू कहते हैं। जिन सामग्रियों को आर पार देखा तो जा सकता है, ठीक है, आप देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं देख सकते। जैसे आपने कुछ कुछ चीजें होंगी ना धुंधला धुंधला दिखाई देता है, तो उसको क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। पारभासी तो होता है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट जिसके आप धुंधला दिखता है आपको, बटर पेपर, फ्रॉस्टेड कांच पारभासी सामग्री के उदाहरण है, मतलब ट्रांसलूसेंट चीजों के उदाहरण है। जैसे कि यहाँ ये ट्रांसपेरेंट है क्या, नहीं है, कांच ट्रांसपेरेंट है, कुछ चीज ये कहीं कोई ट्रांसलूसेंट पे छुपा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह क्या है, चीजें दिखाई देती है और आपको ये देखना है और मतलब वो मटेरियल्स क्या क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, ठीक है, या फिर ओपेक्यू है। इनमें से कौन सी वस्तु पारदर्शी और कौन सी नहीं, आपको ये एक्सरसाइज आपके लिए आपको घर पे करनी, इसमें अवलोकन करना है, इसमें लिखना है आपको, ठीक है। आपके जल में क्या घुलनशील है और क्या नहीं, जल में क्या है, घुलनशील है और क्या नहीं। घुलनशील यानी कौन डिजोल्व हो जाता है और कौन डिजोल्व नहीं होता, ठीक है। अब हमें ये देखना है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है कि ऐसा कौन सी चीज है जो पानी में क्या है, सॉल्यूबल है, सॉल्यूबल होना होता है, घुलनशील। जैसे कि एक गिलास पानी में मैंने 1 चम्मच नमक मिलाया, सॉल्ट, तो वो अगर मैंने उसको घुमाया तो वो क्या होगा, वो सॉल्यूबल हो जाएगा। पर से अगर एक और गिलास में मैंने क्या मिलाया, रेत मिलाई, ठीक है, तो क्या वो सॉल्यूबल होगा, नहीं, वो इनसॉल्यूबल हो जाएगा। इनसॉल्यूबल यानी इसके अंदर वो घुलेगा नहीं, मिट्टी के पार्टिकल्स अभी भी हमें दिखाई देंगे। तो ये डिफरेंस होता है कौन सा घुल जाएगा कौन सा नहीं। जैसे कि एक शक्कर भी डालूंगा तो शक्कर भी क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। शाम को जब घुलन खेलकर घर आया तो उसने पसीना आ रहा था, क्या आ रहा था, पसीना आ रहा था, उसे थकान अनुभव हो रही थी और प्यास लग रही थी। घुलन की मां ने गिलास जल में 1 चम्मच चीनी, चुटकी नमक और थोड़ा नींबू पानी मिलाया, मतलब शिकंजी बनाई, उसको दे दिया। जैसे ही शिकंजी दिया, घुलन ने देखा कि उसकी मां ने जब चीनी और नमक मिलाया तो वो क्या हो गया, उस पानी में घुल गए। आइए यह पता लगाने के लिए सरल क्रियाकलाप करते हैं कि जब हम विभिन्न सामग्रियों को जल में मिलाते हैं तो क्या होता है। चीनी, नमक, चौक पाउडर, रेत, बुरादा, ठीक है, लकड़ी का चूरा, तो लकड़ी का चूरा मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता। रेत मिल सकती है क्या, नहीं मिल सकता। चूना पाउडर मिल सकता है, ठीक है, चौक नहीं मिल सकती। ऑफ कोर्स चूने पाउडर से हो सकता है वो व्हाइट हो जाएगा पानी, ठीक है, थोड़ा, पर घुल सकती है। नमक घुल सकता है, तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, घुल जाएंगी। तो आपको ये लिखना है, आप घर पे एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं, ये चीजें आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी अपने घर पे, तो आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। जो घुल जाती है, एक और बता देते हैं, जो घुल जाती है वो क्या होती है, सॉल्यूबल, जो घुल जाती है। और जो नहीं घुलती वो क्या होती है, इनसॉल्यूबल, ठीक है। जैसे कि रेत हो गई या फिर लकड़ी का बुरादा हो गया, ये तो ऑफ कोर्स सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, चौक का वो हो गया, ठीक है। तो जो घुल सकता है नहीं। ओआरएस एक सॉल्यूशन होता है जब अपन अपनी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है। अब डिहाइड्रेशन क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो लगभग 70% किससे बनी हुई है, वाटर से बनी हुई है, ठीक है। तो उसको सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वाटर। अगर वाटर की कमी होती तो क्या हो जाता है, हमें डिहाइड्रेशन, वाटर की कमी हो जाती, तब हमें डॉक्टर क्या देते हैं, ओआरएस देते हैं, जिससे हमें क्या होता है, डिहाइड्रेशन हमें कम हो जाता है, ठीक है। मतलब डिहाइड्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाती है, हम हाइड्रेट हो जाते हैं। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का उपयोग दस्त एवं अन्य रोगों के कारण पानी की कमी के उपचार के लिए किया जाता है। ओआरएस का पैकेट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों बाजार में उपलब्ध होता है। प्रत्येक पैकेट 1 लीटर जल में घोलकर उपयोग किया जाता है। यदि यह उपलब्ध नहीं तो उबालकर ठंडे किए गए 1 लीटर जल में 6 चम्मच क्या डालनी है, शुगर डालनी है, और 1 चम्मच क्या आधा चम्मच सॉरी क्या डालना है, नमक डालना है, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन से भी क्या बन सकता है, ओआरएस बन सकता है, ठीक है। ओआरएस किस लिए यूज होता है मैंने बता दिया है। जल में विद्यमान गैसों के विषय में क्या कह सकते हैं, क्या तेल, सिरका, शहद जैसी द्रव जल में घुल जाते हैं। आपने कभी तेल को जल में घुलते हुए देखा है, नहीं, तेल कभी जल में नहीं घुलता है। शहद घुल जाता है क्या, घुल जाता है। कुछ द्रव जल में पूरी तरह मिल जाते हैं, कुछ द्रव जल में साथ मिश्रित नहीं होते, जैसे कि तेल मिश्रित नहीं होता है ना। और कुछ समय के लिए रख देने पर अलग अलग परत बना लेते हैं, जैसे कि अगर मैंने एक गिलास में पानी डाला और तेल डाला तो तेल की परत ऊपर तैरेगी, पानी जो रहेगा वो नीचे रहेगा। इस प्रकार कुछ गैस जो होती है, ठीक है, वो जल में क्या होती है, घुलनशील होती है, जबकि अन्य नहीं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन
गैस जल में घुल जाती है, मतलब O2 जो होते हैं, ऑक्सीजन क्या होती है, सॉल्यूबल होती है, ऐसी गैस होती है जो घुल जाती है जल में रहने। इसीलिए जो जल में रहने वाले जंतु कैसे जिंदा रहते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन उसमें घुल जाती है और उन्हें क्या मिलता है, ऑक्सीजन किससे मिलता है, वाटर से मिलता है, ठीक है, तभी वो अस्तित्व है उनका, वो जी सकते हैं, मतलब जी रहे हैं। कितना भारी या कितना हल्का, अब हम देखेंगे वेट के बारे में समझेंगे, कोई चीज कितनी भारी होती है, कोई चीज कितनी हल्की होती है। कागज के 3 एक जैसे कप कटोरे लें, प्रत्येक कप में उपलब्ध सामग्री आधा भरें, मतलब आधा है, एक कप में जल भरें, चीत दूसरे में रेत भरें और तीसरे में चीत करके तीसरे कंकड़ भर दें, ठीक है। पूर्वानुमान लगाइए कि कौन सा भारी होगा, जल वाला, कंकड़ वाला या रेती वाला। प्रत्येक कप को तराजू में रखें और मेजर करेगी कौन सा वाला भारी होगा। ये एक्सरसाइज आप अपने स्कूल में भी कर सकते हैं, इजी टू अवेलेबल है। ये डिजिटल वेइंग मशीन होती है जिससे आप वे करते हैं, मतलब वेट नापते हैं। ये आपने बहुत सारी शॉप्स पे भी देखा होगा कि कैसे वेट नापे जाते हैं, ठीक है। आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कोई सामग्री भारी या हल्की है, इसका पता द्रव्यमान नामक गुण से माप से किया जा सकता है, मतलब उसके द्रव्यमान यानी उसके मास के मेजर से किया जा सकता है कि कोई चीज कितनी हल्की और कितनी भारी है, उसके मास से हम क्या लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं। द्रव्यमान यानी क्या होता है, मास, और माप से क्या है, जब उसके आयतन समान हो। आयतन यानी क्या होता है, वॉल्यूम, हम पहले भी पढ़ चुके हैं वॉल्यूम के बारे में, ठीक है। जैसे कि मान लो एक गिलास है, ठीक है, और एक जग है, अगर गिलास में जितना जल भरा है उतना मैंने अगर एक उसमें डाला, तो यहाँ पानी की जो वॉल्यूम है वो सेम है, पानी की क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। भले उसका वो चेंज हो रहा है कि पहले पहले गिलास में रखा था फिर जग में, पर क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, वॉल्यूम। उसका द्रव्यमान अधिक होता है और जो हल्की होती है उसका द्रव्यमान कम होता है। जो चीज हैवी होती है, ठीक है, उसका मास क्या होता है, ज्यादा होता है, और जो हैवी नहीं होती है उसका मास क्या होता है, कम। सामान्य भाषा में द्रव्यमान के लिए भार का भी प्रयोग किया जाता है। द्रव्यमान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, भार का भी प्रयोग किया जाता है। भार को क्या कह सकते हैं, वेट। जैसे कि मान लो आप जाते हैं तो इसका पूछते हैं ना, अरे इसका वेट क्या है, मेरा वेट क्या है, मान लो मेरा वेट 70 केजी, तो मेरा 70 केजी वेट है, किसी और का 20 केजी, कुछ सी चीज का 20 केजी वेट है। आप शॉप पे जाते क्या बोलते हैं, मुझे 5 किलो क्या चाहिए, शक्कर चाहिए, तो वेट भी कह सकते हैं। आप उच्च कक्षाओं में द्रव्यमान, भार तथा उनके संबंध के विषय में अधिक सीखेंगे। आप आगे की क्लास में मास, आयतन और द्रव्यमान के बारे, सॉरी, वेट के बारे में और ज्यादा आगे जाके भी सीखेंगे। स्थान और आयतन, स्थान और आयतन यानी स्पेस एंड वॉल्यूम, ठीक है। स्पेस यानी कोई कितनी जगह घेर रहा है, ठीक है, स्पेस एंड वॉल्यूम, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्पेस एंड वॉल्यूम है। स्पेस एंड वॉल्यूम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। स्थान और आयतन यानी स्पेस एंड वॉल्यूम, ठीक है। अगले दिन शिक्षिका विद्या जी कक्षा में प्रवेश करती है। सभी विद्यार्थी खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं। वह अभिवादन स्वीकार करती है, ठीक है, कहती है ठीक है, और एक विशेष प्रयोजन से कहती है कृपया अपना बस्ता यानी बैग अपनी सीटों पर रखें और बैठ जाएं। सीटों पर बस्ता रखे होने के कारण विद्यार्थी बैठ नहीं पाते। शिक्षिका विद्यार्थी से पूछती है आप बैठ क्यों नहीं रहे हैं, तो विद्यार्थी जवाब देते हैं कि बैठने के लिए स्थान नहीं है, उनके पास क्या नहीं है, स्पेस नहीं है, प्लेस नहीं है, क्योंकि बस्ते ने वो स्थान घेर लिया है, ठीक है। उस कुर्सी पे क्या रखा गया, बस्ता रखा गया, तो वो बैठ सकते हैं क्या, नहीं बैठ सकते। बातचीत जारी रखते हुए दो विद्यार्थियों को कांच के 2 गिलास देती है और उनकी बोतल में बचा हुआ पानी क्रमश गिलास में डालने को कहती है। कांच के गिलास में जल डालने पर विद्यार्थी देखते हैं कि एक का गिलास जल में आधा भर जाता है, जबकि दूसरे का लगभग पूरा जल से भरा जाता है, ठीक है। मतलब 2 गिलास देती है, उसमें एक का क्या है, पूरा भरा है, एक का क्या है, हाफ भरा है। दोनों गिलास में जल का स्तर अलग अलग क्यों है, ये सोचने में आता है कि दोनों गिलास में जो है वो अलग अलग स्तर क्यों है। मैडम विद्या ने विस्तार पूर्वक समझाया कि दोनों गिलास की क्षमता समान है, मतलब दोनों मान लो आधा लीटर पानी ले सकते हैं, ठीक है। पर जो तब पर क्या होता है, स्थिति में जल का स्तर अलग अलग, जो इंगित करता है कि प्रत्येक गिलास में जल की मात्रा अलग अलग है। उन लोगों की क्षमता सही है
पर उनमें जो जल की मात्रा है वो क्या है, अलग अलग है। पहले गिलास में जल कम स्थान घेरता है, जो दर्शाता है कि इस गिलास में जल की मात्रा दूसरे गिलास में भरे हुए जल की तुलना कम है, मतलब जल दूसरे में कम है। जल द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है, आयतन यानी वॉल्यूम। जो वाटर ने स्पेस ऑक्यूपाई की है उसको क्या कहेंगे हम, वॉल्यूम कहेंगे। मैं जग का पूरा पानी खाली बोतल में क्यों नहीं डाल पाई, मुझे समझ में आया। जैसे कि मान लो ये जग है, ठीक है, और ये बॉटल है। बॉटल सिर्फ 1 लीटर पानी ले सकती है, मान लो जग ले सकता है 2 लीटर पानी, ठीक है। तो क्या जग का पानी पूरा आसार पे आएगा क्या, नहीं, क्योंकि बॉटल तो सिर्फ 1 लीटर पानी ले सकती है ना, वो 2 लीटर पानी ले ही नहीं सकती, इसलिए। और दोनों की वॉल्यूम में क्या है, अंतर है, तो इसीलिए यहां से यहाँ पानी सिर्फ 1 लीटर जाएगा, 1 लीटर से ज्यादा पानी बॉटल नहीं ले सकती। तो इसको से क्या समझते हैं कि वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है। आपने दुकानों में अलग अलग आकार के पीने के जल की बोतल बिकती है, जैसे 1 लीटर, 500 ml, 200 ml, ठीक है। यह बोतलों के जल का आयतन दर्शाता है, ठीक है। मैं पहले भी यूनिट्स के बारे में बता चुका हूं। तो ये जो है ml, 500 ml, ml क्या है, इसकी ऐसा यूनिट है, ठीक है। पीने के जल दूध की बोतल 500 ml लेवल लगा होता है, जो आयतन दर्शाता है। क्या दर्शाता है, आयतन, यानी क्या दर्शाता है, वॉल्यूम, ठीक है। जब आप वस्तुओं के कई गुण के बारे में जानते तब वस्तुओं को सभी गुण विद्यमान नहीं होते। द्रव्य क्या होता है, यानी मैटर क्या होता है। आप आगे जाके पढ़ोगे कि मैटर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। द्रव्यमान और आयतन 2 गुण है जो सभी सामग्रियों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। क्या हम उस वस्तु या सामग्री को एक सामान्य नाम दे सकते हैं जिससे ये दोनों गुण विद्यमान हो, मतलब दोनों गुण अवेलेबल हो, ठीक है। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है उसे द्रव्य कहा जाता है, ठीक है। ऐसी वैल्यू जो स्थान घेरे और, ठीक है, जिसका द्रव्यमान है, मास, उसको क्या कहते हैं, द्रव्य, यानी क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। द्रव्यमान द्रव्य की मात्रा को बताता है और इस सामग्री में ग्राम और केजी की इकाइयों का मापा जाता है। द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन यानी वॉल्यूम, जितनी वो प्लेस घेरता है उसको कहते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम को लीटर और मिलीलीटर की इकाइयों से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, लीटर या मिलीलीटर। अब मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। जो अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति है उन्होंने क्या ऐसा यूनिट्स निकाली है जिसके लिए अलग अलग, जैसे कि वेट के लिए केजी, लीटर के लिए, पानी के लिए मान लो लिक्विड्स वैल्यू के लिए लीटर होता है, कहीं ml होता है, मिलीलीटर होता है, कहीं क्या होता है, मिलीलीटर होता है, कहीं केजी होता है, ठीक है, कहीं ग्राम होता है ना। हम केजीएस नहीं लिखते, हम लिखते हैं केजी, यानी 8 केजी, 10 केजी, यानी या फिर 5 लीटर, 10 लीटर, या फिर 500 ml, ठीक है। तो ये सब, जैसे कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर आते हैं, मान लो अगर कोई एक में क्यूब लाया, ठीक है, क्यूब, उसकी जो वॉल्यूम है वो है 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब यानी उसकी लेंथ भी 1 है मीटर है, ब्रेथ भी 1 मीटर है, हाइट भी 1 मीटर है, ठीक है। लेंथ ब्रेथ हाइट आप मैथ्स में सीखोगे। और तो इसका जो ये कितना पानी कंज्यूम कर सकती है, 1000 लीटर पानी का रख सकती है, अपने अंदर रख सकती है, क्या कर सकती है, स्टोर कर सकती है। तो ऐसा होता है। या फिर उसको अपन 1 मीटर क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 1000 लीटर भी लिख सकते हैं। द्रव्य के शुद्ध रूप को पदार्थ कहते हैं, जैसे जल, शर्करा, नमक, लोहा, ऑक्सीजन। द्रव्य के शुद्ध रूप को, ठीक, क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। क्या हमारे आसपास की सभी सामग्रियां द्रव्य के विभिन्न उदाहरण मानी जा सकती है। इस संबंध में आपने मित्रों के साथ चर्चा करें। उदाहरण के लिए जल द्रव्य है, रेत और कंकड़ द्रव्य है, इसी प्रकार कप भी द्रव्य है, मतलब मैक्सिमम चीजें क्या है, द्रव्य है। सामग्रियां द्रव्य के प्रकार है जिनका उपयोग वस्तुओं का निर्माण या उन्हें तैयार करने के लिए किया जा सकता है। हमने सीखा कि सामग्रियां भिन्न भिन्न दिखती हैं, ठीक है, अलग अलग होती है और भिन्न भिन्न व्यवहार करती है, मतलब अलग अलग उनके नेचर होते हैं, ठीक है। हमने सामग्रियों के समूह, उनके गुणों, सामान्यता, अंतर पर बनाए। हमने समझा कि समूह बनाने का उपयोग है क्योंकि यह हमें सामग्रियों के गुणों, स्वरूप का अध्ययन और अवलोकन करने में सहायता करता है। मनुष्य न केवल सामग्रियों का बल्कि चट्टाने, पौधे, जानवरों का भी वर्गीकरण करता है, यानी उसके डिफरेंसेस करता है। जैसे कि हम पहले के चैप्टर में देख चुके हैं कि कुछ पौधे अलग होते हैं, पौधों में भी क्लासिफिकेशन है, कुछ फूल के पौधे हैं, कुछ अलग पौधे हैं, कुछ पौधे जिनमें कांटे आते हैं, कुछ में नहीं आते हैं, कुछ जानवर है उनमें डिफरेंसेस है, कुछ शाकाहारी, कुछ मांसाहारी, कुछ जंगली नहीं है,
कुछ जंगल में रहते हैं, कोई पालतू है, ठीक है, इसमें डिफरेंसेस कर सकते हैं। वैसे ही मैटर्स में भी क्या होता है, डिफरेंशियल होता है। मनुष्य केवल सामग्री का बल्कि चट्टाने पौधों सबका वर्गीकरण। जीवित जगत में वर्गीकरण के बारे में हमने सजीव जगत की विविधता नामक अध्याय सीखा। सजीव जगत की भांति ही निर्जीव जगत में वर्ग मतलब जो जिंदा चीज है उनका तो हम वर्गीकरण कर ही सकते हैं, पर जो ऐसे पदार्थ है जो जीवित नहीं है उसका भी क्या हो सकता है, वर्गीकरण हो सकता है। ठीक है, क्या आप सोच सकते हैं कि प्लास्टिक के आविष्कार से मनुष्य जीवन में क्या परिवर्तन आया? क्या प्लास्टिक एक वरदान है या फिर एक अभिशाप है? इस पे अभी ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूं, आपको एक ऐसे लिखना है, ठीक है, उस पे आपको कमेंट सेक्शन पे वो ऐसे आप पिन कर सकते हैं, मुझे इंस्टेंट हमें मैसेज करके भेज सकते हैं, ठीक है, तो वो आप बताइएगा। हमने सामग्रियों के विभिन्न गुणों का पता लगाया और उन्हें समझा। हाँ, लेकिन आज हम जो सामग्रियां देखते हैं उनमें से अधिकांश तो पहले भी अस्तित्व में रही होगी। मुझे यह जानने की उत्सुकता है कि उस समय के लोग उन्हें किस प्रकार वर्गीकरण करते होंगे। मतलब पहले के लोग उनका क्लासिफिकेशन कैसे करते होंगे। ठीक है, तो ये कुछ दे के रखा है। प्राचीन भारत में ऐसी वर्गीकरण प्रणाली विद्यमान है आयुर्वेदिक, जो भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में ही है। उनमें भी भौतिक पदार्थों का समूह बांटने की प्रणाली है। इस श्लोक में यथार्थ 20 गुणों, कुछ गुण है के बारे में बताया गया है। कौन कौन से गुण है? गुरु यानी भारी होता है, मंद यानी धीमा, हिम यानी ठंडा, स्कंद यानी, तो ये सब गुण है। पहले इस चीज में क्लासिफाई किया जाता था। अब हम अपना चैप्टर एंड करते सारांश पढ़ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं, उनको समझ लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं चीजें। वस्तुएं विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से बन जाती है। कोई वस्तु ही सामग्री या विभिन्न सामग्रियों के संयोजन से बनती है। ठीक है, जैसे कि पेन। ठीक है, हम एक जैसे कार्य करने वाली वस्तुओं बनाने के विभिन्न सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। सामग्रियों को समूह में व्यवस्थित करने की विधि को वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कहते हैं। सामग्रियों में विभिन्न गुण होते हैं, बहुत सारे वैल्यू गुण होते हैं उसमें, जो उनके उपयोग को निर्धारित करते हैं। जैसे कि कोई पानी होल्ड कर सकता है वाटर को, कोई नहीं कर सकता, तो इस पे कर सकते हैं। ठीक है, कोई कितनी हीट में पिघल सकता है, कोई नहीं पिघल सकता, वो कर सकते हैं। ठीक है, सामग्रियों को उनके गुण की सामान्यता या अंतर के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। सामग्री उनके स्वरूप के आधार पर समूह में बांटी जा सकती है। घुतीमय हो सकती, चमकदार या चमकहीन हो सकती है। कुछ को स्पर्श करके आधार पर, जैसे कठोर या नरम। सामग्रियों को पारदर्शी, पारभासी या अपारदर्शी के रूप में वर्गीकरण किया जाता है। यह वर्गीकरण इस बात का निर्भर करता है कि हम उन्हें आर पार कितने स्पष्टता से देख सकते हैं। मतलब वो ट्रांसलूसेंट है या फिर ट्रांसपेरेंट है या फिर ओपेक है। ठीक है, कुछ सामग्रियां घर में जल में घुलनशील होती है, जबकि अन्य अघुलनशील, मतलब कुछ सॉल्युबल होती है और कुछ इनसॉल्युबल होती है। ठीक है, कोई भी वस्तु को जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है, उसे क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं, मैटर कहते हैं। द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन होता है। क्या होता है? जितना भी द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान, मतलब जितना भी वो घेरती स्थान, उसको क्या होता है? उसका आयतन यानी वॉल्यूम होता है। ठीक है, द्रव्यमान किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य की मात्रा का मापन है। द्रव्यमान मतलब क्या है? उसमें कितना मैटर प्रेजेंट है। ठीक है, उसमें कितना मैटर प्रेजेंट है। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है आपका। ठीक है, इस चैप्टर में आपने मटेरियल्स के बारे में समझा। मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन कह सकते हैं कैसे होता है, रंग पे, कलर पे, शेप, साइज, उनकी क्वालिटीज पे। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने समझी है, जानी है, और हम आगे के चैप्टर में और चीजें पढ़ेंगे। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह हम आपका कोर्स कंप्लीट कराएंगे, और इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करता हूं। थैंक यू।